यहाँ से निकालो। अरे ज़्यादा क्रॉप कर दूंगा। आज हम लोग जो है क्लास 12 के अकाउंट्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर लगभग वैसा ही है जैसा कि हम लोग क्लास 11 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ा था। कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो दो तरह की होती है, एक प्रॉफिटेबल और दूसरा होता है नॉन प्रॉफिटेबल। तो आज हम लोग जो जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या अदर वर्ड्स में अगर हम लोग उसको कहना चाहें तो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसको हम लोग दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक प्रॉफिटेबल और दूसरा नॉन प्रॉफिटेबल। तो जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें हमारे मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडिंग और अदर जो ई कॉमर्स जितने भी तरह के रिलेटेड बिजनेस आते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं, और इनका जो मेन मोटो होता है वो होता है प्रॉफिट गेन करना। दूसरा जो सेक्टर है वो कहलाता है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। इनका काम होता है सोसाइटी में सोशल वर्क करना, इनका मोटो प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता है। इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें स्कूल्स आते हैं, टेम्पल्स आते हैं और क्लब आते हैं और अदर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो आते हैं। अब हमने लास्ट ईयर जब स्टडी किया था तो हमने देखा था, जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी कर रहे थे तो उस समय हमने देखा था कि वहाँ पे हम लोग बेसिकली 2-3 अकाउंट्स बनाते थे और एक स्टेटमेंट बनाते थे। पहला कैश बुक, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। चूंकि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ये भी अपना अकाउंट्स मेंटेन करती है तो निश्चित है ये भी अपना अकाउंट्स को बनाती होगी। हाँ, चूंकि मोटो चेंज हो गया है इसलिए यही अकाउंट्स को हम लोग दूसरे नामों से पुकारते हैं। जैसे कैश बुक का को हम लोग, जैसे यहाँ हम लोग कैश बुक बनाते थे, यहाँ पे कैश बुक में हम लोग कौन सी एंट्रियां लेते थे, जो बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शंस होते थे, जो भी पैसे हमारे पास आते थे या हम पेमेंट करते थे, कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन हम लोग क्या करते थे, कैश बुक में डालते थे। कैश बुक के डेबिट साइड में सारी रिसीविंग आती थी और सीआर साइड में सारे पेमेंट्स आते थे। इसी के सब्स्टिट्यूट के तौर पे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो बनाता है वो कहलाता है पेमेंट एंड रिसीप्ट अकाउंट। नाम अलग है बट उनका जो बनाने का जो मोटो है, ऑब्जेक्टिव है, वो वही है। यहाँ पे भी हम लोग सारे कैश रिसीविंग और कैश पेमेंट को ही लेते हैं। यहाँ भी डीआर साइड में हमारे सारे रिसीविंग आते हैं और सीआर साइड में हमारे सारे पेमेंट्स आते हैं। इनके फॉर्मेट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ बनाते थे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ हम लोग दो सेक्टर में बढ़ जाते थे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसकी वजह क्या थी, जो भी हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर होते थे उसको हम लोग दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट इनकम एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस। डायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस हमारे कहां चले जाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग डायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस को लेते थे। अब डायरेक्ट इनकम में कोई भी जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होगी उसका डायरेक्ट इनकम होता है सेल, वो ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता था। बट इनडायरेक्ट इनकम, जो इनडायरेक्ट इनकम हम लोग किसको कहते हैं, इनडायरेक्ट इनकम का मतलब होता है वो इनकम जिसमें कोई बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड नहीं करती। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेल उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम कहलाता है, बट रेंट मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, कमीशन मिल गया, अगर रिसीव कर रहा है तो वो ये भी उसकी इनकम है, बट ये इनडायरेक्ट इनकम है। इस पे बिजनेस डिपेंड नहीं करता, मिल गया तो ठीक और नहीं मिला तो भी ठीक। तो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग डायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस को किस में डाल देते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस को किस में डाल देते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से इनकम और एक्सपेंसेस दो सेक्टर में बढ़ जाता था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अब नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है इनके पास बनाने के लिए कुछ भी नहीं होता, बेचने के लिए कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल के लिए
कोई स्कूल अगर कोई चीज बेचना चाहता है तो क्या बेचेगा? कोई टेम्पल कुछ चीज बेचना चाहता है तो क्या बेचेगा? कोई क्लब अगर कोई चीज बेचना चाहता है तो फिर वो क्या बेचेगा? तो उनके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए इनके पास डायरेक्ट का मैटर नहीं होता। जो भी इनकम होती है वो इनमें हम लोग इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट को ना बनाकर यहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से स्टार्ट होता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग किसके लिए वर्ड यूज कर रहे थे? प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग यहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने 11th में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था हम लोगों ने। यहां भी क्या हो रहा था? डीआर साइड में सारे एक्सपेंसेस आ रहे थे, सीआर साइड में इनकम आ रही थी। यहां भी सेम वही मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। डीआर साइड में सारी एक्सपेंसेस आ जाएंगी और सीआर साइड में सारी इनकम आ जाएगी। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बदले में हम लोग यहाँ क्या बनाएंगे? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे जो हमने पेमेंट और रिसीप्ट अकाउंट बनाया था तो यहाँ सारे के सारे क्या लिया था हम लोगों ने? कैश ट्रांजैक्शन को लिया था। जो भी कैश हम लोग रिसीव कर रहे थे या पेमेंट कर रहे थे वो सारे के सारे पेमेंट और रिसीप्ट अकाउंट में। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग क्या कर रहे थे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिर आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये सारे जो फिगर होते थे हम लोग इंक्लूड करते थे। तब जाके हमारा क्या बनता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था। यहाँ पे भी हम लोग वही सब करेंगे जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग करते आए हैं। इसके बाद जो थर्ड अकाउंट स्टेटमेंट बनता था वो था बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाती है? बैलेंस शीट को बनाती है अपनी वेल्थ को देखने के लिए, लायबिलिटीज को देखने के लिए। यहाँ डीआर और सीआर का कॉलम नहीं होता है। यहाँ पे लायबिलिटी और एसेट, वहां पे भी क्या आता था? कैपिटल आता था, लोन्स आते थे, क्रेडिटर्स आते थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते थे। यहाँ भी आएंगे कहाँ? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के बैलेंस शीट में। इसी तरह से एसेट साइड में कैश, बैंक, फर्नीचर, आपका बिल्डिंग, लैंड, जो भी हमारे एसेट होते हैं, व्हीकल्स, इन्वेस्टमेंट, यहाँ भी वही सेम फॉर्मेट में यहाँ भी बैलेंस शीट बनेगा जैसा कि हम लोग पिछले साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाते आए। अब बारी आती है, जैसे ये तो हमने आपको क्यों बताया कि आप कंपेयर कर सकें प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में क्या सिमिलरिटी है और दोनों में कहां डिफरेंसेस है। अगर हम लोगों ने 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपर सॉल्व किया है तो ये इसी की जेरॉक्स कॉपी है। लगभग वही प्रिंसिपल्स, वही थ्योरी, वही रूल्स रेगुलेशन सारे के सारे हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे। कहाँ? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर? इसके बाद बारी आती है, जैसे मैंने बताया था कि इनकम के बारे में, तो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो हमारा सेल्स होता है। मगर अब बारी आती है कि जब हम कोई चीज बेचते नहीं हैं तो हमारा सोर्स ऑफ इनकम नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा? कहां से इनकम जनरेट होगी? उसके लिए इनकम का जो सोर्स होता है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, पहला है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। हम किसी मंदिर में होते हैं, किसी क्लब में होते हैं या स्कूल्स के हैं, यहाँ क्या करते हैं? मेंबर्स क्या करते हैं? फीस पे करती है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसके लिए वो काम करती है। तो ये कंटिन्यू चलता रहता है। दूसरा होता है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस का मतलब होता है कि जब हम कहीं एडमिशन लेते हैं या कहीं जाते हैं या दाखिल होते हैं तो वहां पे जो इंस्टीट्यूशंस है वो ऑर्गेनाइजेशन हमसे एक मिनिमम फीस लेती है, उसको हम लोग एंट्रेंस फीस के लिए नाम से जानते हैं। अब बारी आती है लाइफ मेंबरशिप फीस। अब यहाँ पे जो इनकम होती है इसको हम लोग दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक रेवेन्यू और दूसरा कैपिटल। ये दो तरह के होते हैं, कोई भी इनकम हो या खर्चे हो। अब ये जो एंट्रेंस फीस के बाद लाइफ मेंबरशिप फीस है, ये हमारी जो होती है रेवेन्यू इनकम नहीं है, ये हमारे लिए कैपिटल इनकम बन जाती है। कैपिटल इनकम किसको कहते हैं? कैपिटल इनकम का मतलब होता है जो कि रेवेन्यू इनकम मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू चलती जाती है। जैसे स्कूल की फीस है,
वो हम कंटिन्यू जमा करते चले जाते हैं, हर महीने जमा करते हैं। बट जो जैसे क्लब है, अब एक मेंबर ने जीवन भर के लिए फीस उस क्लब को दे दी, तो वो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए हो गया। अब वो बार बार फीस जमा नहीं करेगा, तो वो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वो लाइफ मेंबरशिप फीस है, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, कैपिटल इनकम बन जाएगा। और ये कहां जाएगा, आपका बैलेंस शीट में जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। फिर आता है डोनेशन। डोनेशन का मतलब होता है दान देना। दान देने से, दान के भी दो क्राइटेरिया है, एक स्पेसिफिक होता है और एक जनरल होता है। जनरल डोनेशन को हम लोग हमेशा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं, बट स्पेसिफिक डोनेशन को हम लोग कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना लिख के बैलेंस शीट में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ले लें कि आप रास्ते से जा रहे हैं, किसी भिखारी को 10 रुपए देते हैं, तो नेक्स्ट डे उससे जाकर ये आप नहीं पूछते कि 10 रुपए का क्या किया आपने, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक कॉज नहीं था, आपकी इच्छा हुई, आपने 10 रुपए दे दिए। बट वही किसी मंदिर में अगर निर्माण कार्य में अगर हम दान देते हैं, तो हम जाके पता करते हैं कि वो मंदिर बना या नहीं बना, या वो स्पेसिफिक कॉज के लिए वो पैसा खर्च हुआ या नहीं हुआ। तो स्पेसिफिक डोनेशन होगा तो ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, और स्पेसिफिक नहीं होगा तो ये कहां चला जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। इसके बाद आता है इंडोर्समेंट फीस। इंडोर्समेंट फीस का मतलब होता है जब किसी स्पेसिफिक कॉज के लिए हम लोग किसी को डोनेट करते हैं तो वो इंडोर्समेंट फीस कहलाती है। तो ये आपका हमेशा कहां जाता है, बैलेंस शीट में जाता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाता है। ये तो इसके सोर्स ऑफ इनकम हो गए, किस कहां पे, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में। अब एक्सपेंसेस, जैसे हमने लास्ट ईयर देखा था प्रॉफिट एंड लॉस में, सैलरी डालते थे, लीगल एक्सपेंसेस डालते थे, स्टेशनरी डालते थे, एडवर्टाइजमेंट डालते थे, ऑफिस रेंट डालते थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल डालते थे, टेलीफोन डालते थे। उसी तरह से सारे एक्सपेंसेस ये भी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा आपका, जैसा पहला करते थे। उसी तरह से हम लोग जिस तरह से प्लस कर देते थे, कौन सा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, माइनस क्या करते थे, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देते थे, फिर प्लस क्या करते थे, एक्रूड इनकम, माइनस क्या करते थे, एडवांस इनकम। वही चीजें यहां भी फॉलो की जाएंगी। क्लियर। अब ये जो चैप्टर है आपका 10 मार्क्स का आएगा। 10 मार्क्स में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 1 मार्क्स, यानी 10 नंबर का ये आपका चैप्टर है। आज मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इसके एक्सपेंडिचर क्या है, इनमें कौन कौन से अकाउंट और स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, और उसमें क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया जाता है और कैसे किया जाता है। दूसरी चीज, मैंने ये आपको कोशिश की है कि लास्ट ईयर हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हम अकाउंट्स बनाते थे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश बुक, उस बुक के साथ इस बुक की क्या सिमिलरिटी है और कहां-कहां डिफरेंसेस है। तो आज इसको आप बुक में रीड करेंगे, कल आप मुझसे क्वेश्चन कर भेजेंगे, उन क्वेश्चनों को मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, जहां आपको दिक्कतें होंगी उसको क्लैरिफाई करेंगे। प्लस हम लोग इन अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनको कैसे बनाया जाता है, इनका फॉर्मेट्स क्या है और ये किस तरह से प्रिपेयर होंगे। थैंक यू। आपको कितने मिनट का